हाँ तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का आज सेकेंड सिटिंग एग्जाम है, यानी जो है 23 सितंबर को सेकेंड सिटिंग एग्जाम है। 100% आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं सारे के सारे प्रश्न छप चुकी है। A to Z क्वेश्चन देख कर जाइए, वरना आप पछताओगे बाद में, समझ लीजिए। और वीडियो को पूरा देखिएगा, हम ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं, जो भी बताने वाले हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल रूप से पूछेगा। और ज़्यादा हम यहाँ पे अब कुछ बकवास नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है हम हर एक क्वेश्चन को आपको समझाते हुए चलेंगे। जो पहला जो प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुकी है प्रश्न में, वो है भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ था और निर्माण प्रक्रिया बताना है आपको, ठीक है। तो सिंपल बात है दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि इसका निर्माण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया है और निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है। लेकिन इसका गठन के बारे में अभी हम आपको बताएंगे और फिर निर्माण प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 को किया गया था। तभी संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, मतलब बना लिया गया। सभा जो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, यानी टीम बन गया कि संविधान बनाना है। और संविधान को जो है पूरा तरह से कब तक बना लिया गया, तो 26 नवंबर 1949 तक पूरी तरह से संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। जब इसे लागू किया गया था तो उस वक्त इसमें 22 भाग था। टोटल भाग कितना था, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं और इसमें जो है 400 कुछ हो गया है, ठीक है। अनुच्छेद जो है 395 प्लस हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ और निर्माण प्रक्रिया के बारे में आप हर एक चीज़ समझ रहे होंगे। इसका निर्माण जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया। इसे निर्माण करने में कितने वर्ष लगा था, तो आप लोग को स्पष्ट कर देना है कि भाई इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको ध्यान रखना है। जैसा ही आएगा अध्यक्ष सीधे कह देगा अध्यक्ष कौन है, तब तो आपको क्या मानना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। सीधे पूछा जाएगा अस्थाई अध्यक्ष कौन है, तो अस्थाई अध्यक्ष में आपको क्या मानना है, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न रहेगा, 100% है। तो अस्थाई अध्यक्ष में आपको मानना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं आपको अस्थाई में क्या मानना है, अस्थाई मानना है आपको सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। पहला तो बन गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनने में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और संविधान के अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। तो इस तरह से और बातें आप मिला जुला के लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न हम ट्रिक पर याद करने वाले हैं और 100% एग्जाम में छप चुकी है। लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सभी में यहाँ से हम प्रश्न आपको बता रहे हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार क्या क्या है, तो मेरे भाई मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन करना है। तो मौलिक अधिकार जो है ये जो है अनुभाग 3 में, संविधान के जो पार्ट 3 होगा उसी में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया होगा। और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद जो है 14 से लेकर के टोटल 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। और अब जो है मौलिक अधिकार केवल 6 ही रह गया है। पहले था 7वां मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है, ठीक है। 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ये अधिकार में अब नहीं आता है। अधिकार है हमारे पास 6 और 6 अधिकार को हम ट्रिक पर याद करेंगे। ट्रिक हमारा क्या है, तो समस्त शोध संस्कृत के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो जितना रेड वाला है वही आपका ट्रिक है। सम का मतलब होता है समता का अधिकार। क्या होता है भाई, सम का मतलब होता है समता का अधिकार तथा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में वर्णन मिल जाएगा। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में आपको मिल जाएगा। शोक का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक में आपको मिल जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है आपको ये मिल जाएगा अनुच्छेद 29 से 30 तक में मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आप है उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे ऊ होता है, ठीक है। उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में मिल जाएगा आपको। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी मौलिक अधिकार के बारे में। और यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से दिया गया है कि समता के अधिकार में क्या क्या अधिकार आपको मिला है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग का जन्म स्थान, तो ये सब चीज़ जो है आपको है, तो इसको थोड़ा आपको पढ़ लेना है, कम समय में आपको ट्रिक से याद कर लेना है। अगला है राष्ट्रपति का अधिकार, शासन, योग्यता या इनके शक्तियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनका जो सबसे बड़ा जो है राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर 352 से लेकर के 361 तक आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसकी योग्यता जो होती है, सबसे पहले हम योग्यता की बात करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु आपका पूरा होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित तो किए जाने योग्य होने चाहिए। लाभ के पद पर, किसी भी सरकारी नौकरी या किसी तरह के लाभ के पद पर आप नहीं हैं तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है यहाँ पे, इस बात को भी याद रखना है आप लोग को। निर्वाचन मंडल किस तरह से बनता है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जमानत राशि सारा चीज यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रपति शक्तियों के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। तो राष्ट्रपति शक्तियों के बारे में है कार्य शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कहने का अर्थ हुआ कि जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में होती है, जो कार्य करने वाले होते हैं उतना शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास होता है। और राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति के पास ऐसी ऐसी शक्ति होते हैं कि वो किसी की भी फांसी रोक सकते हैं और उनके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है और पुलिस कभी राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ये सब इसका जो है टू दी पॉइंट जो है कार्य हो शक्ति हो जाता है। नियुक्ति और पद मुक्त करने की ये जो अधिकार होता है इनके पास। आयोगों के गठन की शक्ति होता है इनके पास। विधियां शक्ति संसद का अभिन्न अंग है। एलएस भंग करने की शक्ति है इनके पास। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इनके पास। तो पूरी तरह से जो है राष्ट्रपति के पास हर एक शक्तियाँ हैं, लेकिन उतना ही शक्ति, उससे कहीं ज़्यादा शक्ति प्रधानमंत्री के पास भी होता है। अब आपसे पूछा जाएगा आपातकाल की घोषणा कैसे और कब की गई, आपातकाल क्या है या राष्ट्रपति आपातकाल क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है भारत देश में आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 को तत्कालीन पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। और उस 1971 में आप लोग को याद होगा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय लोगों ने यानी भारतीय सेना ने पूरे पाकिस्तान को हरा डाले थे और लगभग 1 लाख यानी 90,000 के आसपास सैनिक जो है आत्मसमर्पण कर दिए थे भारत के सामने। तो बहुत बड़ा युद्ध था, उसमें जो है भारत की बहुत बड़ा जीत हुआ था। तो देश में जो है तीसरी बार आपातकाल जो लगा था, देश में तीसरी बार आपातकाल 1968 में भारत चीन के युद्ध के समय और 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय लगा था आपातकाल। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक 21 महीने भारत में आपातकाल लागू रहा था, ठीक है। आपातकाल में क्या होता है, कई प्रकार का आपातकाल होता है। इसमें आपको जो है अपने अधिकार के तहत आपको बोलने का अधिकार नहीं होता। जो अधिकार आपको मौलिक होता है उसके प्रति आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर यही है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा। यहाँ पे उसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अनुसार कर सकते हैं यदि देश सुरक्षा संकट में है और किसी भी प्रकार की बाहरी आक्रमण, युद्ध की आशंका, सशस्त्र विद्रोह की खतरा अगर महसूस होता है तो भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषणा करने का अधिकार होता है। यानी जब भारत में या देश में किसी भी प्रकार की घटना या शंका की महसूस होती है, किसी भी संकट की शंका हो जाता है कि ऐसा हो सकता है, तो वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। गंभीर समस्या होने पर ऐसा होता है, ठीक है। आगे आते हैं संविधान के, यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार या इसका कार्य या इसके उपयोग की समीक्षा करें, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 131 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा की गई है। इसमें क्या होता है कि इस न्यायालय में क्या होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में मामलों पर मूल अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है, जहां विवाद या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच होता है या 2 से अधिक राज्यों के बीच होता है। सर्वोच्च न्यायालय उसी के समस्या का निवारण करते हैं जब राज्य और देश के बीच कोई विवाद होता है या 2 राज्य के बीच में ही आपस में जब विवाद होता है। जैसे मान लीजिए बिहार और झारखंड में
किसी तरह का दिक्कत हो गया है तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय काम करते हैं। या फिर भारत, मान लीजिए कि भारत केंद्र और राज्य दोनों में अगर किसी प्रकार की टकराव होती है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय आगे आते हैं। इसका है संविधान के अनुच्छेद 139 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास रीट आदेश जारी करने की भी शक्ति है। तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट भी जारी कर सकते हैं, उनके पास ये भी क्षमता है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है परीक्षा में, बिहार के पटना नगर निगम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका क्या क्या उपयोग है, क्या कार्य है। तो चलिए, नगर निगम का कार्य तो पूछना 100% गारंटी ही पूछा जाएगा। तो पीएमसी कहा जाता है। देखिए, पटना नगर निगम या पटना नगर निगम को हम लोग संक्षेप में पीएमसी कहते हैं। आज आपको समझ में आया होगा कि पीएमसी क्या होता है भाई। पीएमसी कहते हैं वह नागरिक निकाय है जो भारत में बिहार की राजधानी पटना को नियंत्रित करता है, वही आपका पटना का नगर निगम कहलाते हैं। ठीक है, पटना नगर निगम में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सदस्य होते हैं। इसका नेतृत्व महापौर करते हैं। महापौर जो होता है, वहाँ का मेयर जो होता है, मेयर को ही महापौर कहते हैं। और यह शहर के बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और आपूर्ति का प्रबंधन करता है। अब जो हम बात करेंगे नगर निगम का क्या क्या कार्य होता है, तो सबसे पहला कार्य होता है सड़क उड़क बनाना, नालियाँ बनाना, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करना, कूड़ादाना गंदगी कहीं पर न फैले इसकी निर्माण करना, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना, गलियाँ और पुलों का निर्माण करना, बागवानी कराना, चिड़ियाघर, ये सारा चीज़ व्यवस्था करना, चिकित्सक केंद्र खोलना चाहिए, प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, अजायब घर होनी चाहिए। ये सारा चीज़ जो है काम है किसका, तो नगर निगम का काम है। ठीक है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम PDF आपको डाउनलोड करके देंगे। राजनीतिक दल के अर्थ, परिभाषा एवं कार्य लिख कर रख लीजिएगा, सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। राजनीतिक दल है कि कोई भी पार्टी होता है जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, और जो अच्छे पार्टी होते हैं जो अपने राष्ट्र के बारे में विकास के लिए सोचते हैं, तो वो सब जो है राजनीतिक दल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नागरिकों का एक समूह है जो एक विचारधारा के तहत कार्य करते हैं। यह निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेते हैं, बहुमतों में आने पर सरकार का निर्माण करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, इसे और स्पष्ट करके हम आगे आपको समझाने वाले हैं कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या क्या भूमिका है, यानी इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका निम्न है। क्षेत्र की असंतोष को दूर करना, क्षेत्रीय दल भारत में लोकतंत्र का सशक्त माध्यम है, संघवाद की स्थापना में लाभकारी है, केंद्र की निरंकुशता पर रोकते हैं। अगर केंद्र किसी तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं तो राजनीतिक दल को ये पावर है कि उसको रोक सकते हैं। क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना, और राजनीतिक दल में ये भी पावर होता है कि जो क्षेत्रीय हित में जो चाहिए वो चीज़ दे सकते हैं। भारत में क्षेत्रीय दल की, यहाँ पे क्षेत्रीय दल की विविधता भी है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न भी आपको हो गया होगा। अब जो हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग में क्या क्या कमियां हैं और इसे कैसे सुधारा जाना चाहिए, और सुधार के लिए क्या कदम उठाया गया है। कुछ भी देखिए, क्वेश्चन पलट उलट के पूछ सकता है, तो समझ के पढ़ के जाइए। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी भूमिका, संरचना, कार्यशक्ति, स्वतंत्रता, समस्या, ऐसे आपको डायग्राम भी परीक्षा में बनाना है ताकि आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, फुल में फुल अंक मिल जाएगा आपको, ऐसे अगर बनाते हैं तो। ठीक है, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी तथा स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग का निर्माण क्यों किया जाता है कि देश में जो है इनका निर्माण अस्थायी और स्वतंत्र रूप से निकाय से गठन किया जाता है। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो है चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग बनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य सभी का चुनाव करा सकते हैं। ठीक है, आगे जो है चुनाव में सुधार क्या क्या करना है। देखिए, अभी तो आप लोग को पता है EVM आ गया है, तो यहाँ पे काफ़ी घोटाला किया जाता है, बट इसमें सुधार कुछ कुछ किया गया है। पहले क्या था कि अभी भी हो रहा है, जैसे कि आपको पैसा के बल पर लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि भारतीय चुनावों में 1967 के बाद व्यापक स्तर पर गलत प्रवृत्तियाँ उभरी है। ये प्रवृत्तियाँ धन, बल, बाहुबल, जाति, हिंसा, दल बदल, सांप्रदायिकता तथा सत्ता का दुरुपयोग थी।
यहाँ पर ये सब प्रक्रिया कर कर जो है इसमें सुधार करना जरूरी है, और इस क्षेत्र में जो है सरकार के द्वारा कदम उठाई गई है, तो यही आपका जो है सुधार किया गया है। ठीक है, और बाकी जो है ईवीएम का जो भी कुछ कारण है वो सब भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे मिला जुला के आपको पूरा कर देना है। आगे जो प्रश्न आपसे पूछने वाला है, एकात्मक और संघात्मक संविधान में लक्षण बताना है। तो सबसे पहले एकात्मक संविधान के बारे में आप समझ लीजिए। एकात्मक संविधान क्या होता है, जिसमें सभी शक्तियाँ एक ही सरकार अर्थात केंद्र सरकार में निहित होती है, तो उसे हम लोग एकात्मक संविधान कहते हैं। ठीक है, जबकि संघात्मक में क्या होता है, संविधान के अंतर्गत शासन की शक्तियाँ का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है, मध्य मतलब बीच में होता है। कुछ महत्वपूर्ण मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में राज्य सरकारें स्वतंत्र घटक के रूप में कार्य कर सकते हैं, और राज्य सरकार को कुछ क्षेत्र में कुछ मामलों में जो है स्वतंत्र रूप से काम भी कर सकते हैं, ऐसा भी अधिकार दिया गया है। इसके बारे में अच्छी तरह से और जानना है तो यहाँ पे अंतर के रूप में समझ लीजिए, संघीय सरकार में और एकात्मक सरकार में क्या क्या होता है। संघीय, इसमें सत्ता केंद्रीय का प्राधिकार तथा इसकी विभिन्नता अनुसांगिक इकाइयों के बीच बटी होती है। एकात्मक में क्या होता है, इसके अंतर्गत एक ही सरकार होती है जिसके नियंत्रण में पूरी सत्ता चलती है। संघीय में क्या होती है, सरकार में विषय का विभाजन होता है, लेकिन एकात्मक सरकार में जो है विषयों का विभाजन नहीं होता है। तीसरा, स्वशासी स्थानीय सरकारों के पास सत्ता और स्वतंत्रता होती है, लेकिन स्थानीय सरकारों के पास ना तो सत्ता होती है और ना ही आज़ादी होती है स्थानीय सरकारों के पास। ठीक है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि में संघीय व्यवस्था अपनाया गया है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, आप लोग से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है, आप लोग से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर जो है इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, इटली आदि में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में संघीय सरकार है अर्थात संघात्मक है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति में यहाँ देखिए संघात्मक के लक्षण क्या क्या होता है, तो लक्षण ही जब इम्पोर्टेंट है आपसे पूछा जाएगा। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता होती है। संघात्मक में संविधान का संशोधन की प्रक्रिया जटिलता होती है, यानी काफ़ी मुश्किल होती है। अगर भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, आसानी से नहीं कर सकते हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का कार्यपालिका तथा विधानपालिका पर पुनरावलोकन का अधिकार होता है, यानी उसके देखरेख आप कर सकते हैं पूरी तरह से। और एकात्मक का लक्षण क्या होता है, राज्य और केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान होता है। आपातकाल स्थिति में संसद की विधि निर्माण की शक्ति से संबंधित प्रावधान है। नए राज्य के गठन, नाम, सीमा परिवर्तन संबंधी सांसद की शक्तियाँ हैं ये सब। राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्थिति में केंद्र सरकार के अधिकार हैं ये सब। तो यहाँ पर ये सारे चीज़ दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको सारे प्रश्न बता दिए हैं जो भी एग्जाम में पूछने वाले हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर हम लोग टिक करके आपको दे दिए हैं। अगर आप इस प्रश्न को देखना चाहते हैं या इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल है, इसके लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको MNC क्लासेस सर्च करना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आपको नीचे आना है, आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पे क्लिक करना है, पेज को रिफ्रेश लेना है, फिर नीचे अपडेट करना है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, इसी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, पेज को रिफ्रेश मार के बार बार चेक करते रहना है। यहाँ से आपको आंसर की सहित आपको जानकारी दी जाएगी, आंसर की भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आने के बाद आप हिस्ट्री यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, 3 PDF में मिल जाएगा, और पॉलिटिकल साइंस आपको एक ही PDF में मिल जाएगा सारा प्रश्न। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका जो है ये फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से इस PDF को आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और परीक्षा में इसे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आंसर की के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।